लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि 122 सेक्शन नहीं लग रहा या कमिश्नर अपने ऑडिट्स नहीं सिलेक्ट कर रहे। वो अपनी जगह पे उन्होंने चेक एंड बैलेंस जो है वो करना तो कमिश्नर नहीं है ना, उन्होंने डेलीगेशन पावर करके ऑडिट तो कमिश्नर नहीं करना बेसिकली। कोई पॉलिसी जारी होती थी जिससे पता लगता था इतने केसेस ऑडिट में आ चुके हैं, उसमें किसी को एतराज नहीं होता था। अगर आपके 5 करोड़ की परचेज है तो उसका 10% इनएडमिसिबल एक्सपेंस होगा। ये भी सेक्शन 21 में उन्होंने वो ऐड किया हुआ। आपने 5 करोड़ की परचेज उस बंदे ली है जिसका एनटीआर ही नहीं है। एफबीआर पे ऑडिट करता है, इनकम टैक्स में और सेल टैक्स में कंपनी पे अपना ऑडिट करवाती हैं, उनमें फ़र्क क्या है? अगले ने रिसीवेबल डाला हुआ है कि नहीं डाला हुआ, आपकी लायबिलिटी आ रही है। इस तरह गिफ्ट जो है वो आपने डोनर को देखना है कि डोनर कौन है, देने वाले का एनटीएन भी होना चाहिए। ये नहीं है कि आपने गिफ्ट ले लिया, सपोज 5 करोड़ रुपया जी फादर से लिया है और फादर आपका टैक्स ना देता हो। ये चीजें जब तक आप मेंटेन नहीं करेंगे, इसको हम कंप्लीट रिकॉर्ड कहते हैं। तो इसमें से आपके 10 बैंक हैं तो लाएं जी बैंक स्टेटमेंट लाएं और साथ रिकंसिलिएशन और उसकी एंट्रीज बताएं क्या क्या है। पहले वो अपने आप को ठीक करें कि मैंने कंप्लायंस करनी है। 122(5) है और 122(1) में फ़र्क क्या है? अगर आप उसका जवाब दे देते हैं तो फिर वो खत्म हो जाता है, अदरवाइज वो 122 पे जाते हैं। जो कि कानून में अभी भी ये नहीं लिखा हुआ कि आप 111 का सेपरेट नोटिस डालेंगे और फिर इसके बाद जो है वो 122 की तरफ जाएंगे। ये सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है। अगर आपकी इनकम 10 लाख से ज्यादा है तो वो उसको साल में 4 नोटिस आने 147 के। सेल टैक्स में भी सेक्शन 25 बेदरे का इस्तेमाल नहीं हो रहा। वो बुक्स में आपका 300 मिलियन प्लस का स्टॉक पहुंच गया है तो वहाँ डाउट क्रिएट होता है कि यार इतना, जिस वक्त आपने सेल करनी है उसी वक्त वो बीच में फीड होना है उसका। डिपार्टमेंट को भी चाहिए कि वो थर्ड पार्टी डाटा पूरा इस्तेमाल करे और जो उसका बंदे की डिडक्शन है उसका वो दे और प्रॉपर सर्विस करवाए। रिकॉर्ड वकील के पास नहीं होता। देखिए वकील ने तो आपका केस प्रेजेंट करना है, रिकॉर्ड आप अपने पास रखें। एक बंदा करता होगा, हेरा फेरी 2 करते होंगे, सब तो नहीं करते। या तो वो अपनी कैपेसिटी बढ़ाएंगे या फिर थर्ड पार्टी से ऑडिट करवाएंगे एक स्पेसिफाइड टाइम, एक स्पेसिफाइड पर्पस के लिए काम करा के। देखें वो वैल्यूअर का अपॉइंट कर सकते हैं, वो एक्सपर्ट कर सकते हैं, वो वकील रख सकते हैं, वो लीगल एडवाइजर्स हैं, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। ये लॉ में उनके पास प्रोविजन अवेलेबल है जहां उनको जरूरत है। तो 221 आप कर नहीं सकते इसकी रेक्टिफिकेशन। 177 अगर टैक्स पेयर का ऑलरेडी एक दफा हो चुका है तो वो भी 3 साल तक नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टैक्स रिफॉर्म के साथ मैं हूं फजल यूबी। नाज़रीन, जो हमारा आज टॉपिक है वो है ऑडिट। ऑडिट तो वैसे बड़ी बड़ी कंपनियां हर साल अपना ऑडिट करवा कर रिपोर्ट जारी करती हैं। पाकिस्तान के बड़े बड़े इदारों का ऑडिट होता है जो सालाना रिपोर्ट जारी होती है। लेकिन आज जो हमारा जो टॉपिक है वो एफबीआर का जो निज़ाम है उसमें इनकम टैक्स का और सेल टैक्स का ऑडिट क्या है और एफबीआर ऑडिट किस तरह करता है और ऑडिट का तरीक़ेकार कितने सालों तक होता है, कब तक एफबीआर के अफसरान सेल टैक्स में और इनकम टैक्स में ऑडिट कर सकते हैं। इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे और गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं नदीम भट्ट साहब। आप एफसी हैं, माहिर टैक्स अमूर हैं और चेयरमैन हैं लाहौर टैक्स बार अकेडमी के और सीनियर हैं, टैक्स में लेक्चरार भी हैं। और मुझे ज्वाइन करेंगे, मेरे साथ मौजूद होंगे मलक जलील अवान साहब। आप एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, लीगल एडवाइज़र हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के, माहिर टैक्स अमूर हैं। नदीम भट्ट साहब, सबसे पहले आपकी तरफ से आऊँगा। ऑडिट, जब एफबीआर के ऑडिट की हम बात करते हैं, सबसे पहले जो 6 साल से एफबीआर की तरफ से या हुकूमत की तरफ से कोई ऑडिट पॉलिसी नहीं आई, इसकी क्या वजूहत है? देखें, पहली बात तो ये है कि 6 साल बैक पे जाके आपको अगर आपने रिटर्न वक्त पे फाइल किया तो उसका ऑडिट हो सकता है। इसका ये मतलब नहीं है कि ऑडिट ख़त्म हो गया है। 214C का जो ऑडिट बोर्ड करेगा एफबीआर वो अपनी जगह पे है। अभी 19 तक का जो लास्ट है आपको पता है क्योंकि टाइम बार्ड हो गया है, तो वो जो क्लोज हुए हैं अब 20, 21, 22 ऑनवर्ड जो है वो सिलेक्ट होंगे। ठीक है, टाइमिंग डिले हो गया, ये बात बिल्कुल ठीक है। तातुर का शिकार क्यों है वैसे? अब शायद मेरा ख्याल है कि कुछ लोड ऑफ वर्क भी है इसके अंदर। टैक्सेस के निज़ाम में बड़ी फ्रीक्वेंट चेंजेस आ रही हैं। ऑब्वियसली जो स्टाफ की अवेलेबिलिटी है और थर्ड पार्टी ऑडिट भी आपको पता है वो करवाने की कोशिश की जा रही है, तो सारा कुछ एक वक्त में मैनेज नहीं हो पा रहा। इस वजह से कुछ प्रैक्टिकल लिमिटेशंस की वजह से ऑडिट जो है वो थोड़ा सा डिले हुआ। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि 122 सेक्शन नहीं लग रहा या कमिश्नर अपने ऑडिट्स नहीं सिलेक्ट कर रहे। वो अपनी जगह पे उन्होंने चेक एंड बैलेंस जो है वो जो ऑडिट पॉलिसी थे उससे एक टैक्स पेयर का एतमाद बाहर रहता था क्योंकि वो बैलेटिंग के ज़रिए
या उस तरह कोई पॉलिसी जारी होती थी जिससे पता लगता था इतने केसेस ऑडिट में आ चुके हैं, उसमें किसी को एतराज नहीं होता था? जी बिल्कुल ऐसी है, लेकिन वो एक पैरामेट्रिक या रैंडम सिलेक्शन है जो कि सिलेक्टिव लोग उसके अंदर आते हैं, तो सबका नहीं है वो, ठीक है। जैसे पुराने लॉ में पहले सबका होता था कि उसको 61 62 के जो नोटिस आते थे तमाम रिकॉर्ड प्रोड्यूस करना होता था, तो थोड़ा सिलेक्शन भी है ताकि लोगों पे थोड़ा चेक एंड बैलेंस भी रहे। इवन अदरवाइज 122 सेक्शन मैंने कहा या 221 सेक्शन है तो वो अवेलेबल है उनके पास, उसमें वो तो अफसरान के पास पावर है ना, उनके पास वो कर बोर्ड सकते के हैं। पास 214 सी का। बट साहब ये सेल टैक्स का और इनकम टैक्स का ऑडिट वैसे है क्या, और इसके मकसद क्या हैं? देखें, ऑडिट का मकसद, इसको अपना टोटल ऑडिट का नाम ले लें, ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। टोटल ऑडिट का मतलब है कि तमाम आपकी जो ट्रांजैक्शन हैं, चाहे वो सेल है, परचेज है, प्रोडक्शन है, आपका बैलेंस शीट, एसेट्स हैं, लायबिलिटीज़ हैं, बैंक स्टेटमेंट्स हैं, एजिंग है आपकी, ठीक है, कंप्लायंस ऑफ टैक्सेस जो सेक्शन 21 है इनकम टैक्स का, तो उधर से सेल टैक्स का 73 है, और भी जो 8 के सेक्शन के अंदर इनपुट अगर इनविजिबल है, तो तमाम सेक्शन की कंप्लायंस को चेक करने के लिए ऑडिट जो है वो किया जाता है, ताकि लोगों को ये ना हो कि जो मर्जी लिख के वो पकड़ा दें आपको, ऐसे नहीं है, ताकि उन्हें पता हो कि जी भी कल को इन्होंने ऑडिट करना है तो ये हमसे फिर क्रॉस क्वेश्चंस करेंगे कि भाई ये कैसे आपने किया है, आपकी इसमें नॉन कंप्लायंस है, या 174 सेक्शन है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है, या आपने टैक्स नहीं काटा है, या क्रॉस चेक में पेमेंट नहीं की है, या आप पर्सनल एक्सपेंडिचर क्लेम कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें, स्कोप तो बहुत वाइड है। तो टोटल ऑडिट का मकसद यही है कि लोगों पे चेक एंड बैलेंस हो कि किसी वक्त भी कोई केस अगर खुल गया तो वो तमाम एस्पेक्ट्स जो होंगे वो इसमें चेक किए जाएंगे। फर्क सिर्फ यह है कि सेल टैक्स में ज़रा जो स्कोप है ज़रा कम है, लेकिन इनकम टैक्स जो है वो सेल टैक्स के स्कोप को भी ऑलमोस्ट कवर कर लेता है। सो इनकम टैक्स एक वाइडर ऑडिट जो है वो कंडक्ट करता है एज कम्पेयर टू दी सेल टैक्स के। ये ऑडिट एक साल में FBI एक साल का ही खोल सकता है या लगातार पिछले सालों का भी खोल सकता है? देखें, इट डिपेंड्स ऑन केस टू केस एंड अकॉर्डिंग टू दी फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस। अगर उनको ये डाउट हो जाता है कि एक बंदे की नॉन कंप्लायंस है, इसका प्रोफाइल हर वक्त रिफंड ही मांगता रहता है जबकि ये जेन्युइनली एग्जिस्ट, इसके रिफंड नहीं करते, या मटीरियल चेंजेस आ गई हैं, ठीक है, या ये नॉन कंप्लायंस लगातार करता हुआ आ रहा है, तो उस सूरत में फिर दे हैव द राइट के वो ज़रूरी नहीं कि एक साल का, बल्कि इसमें लॉ में ये भी है कि एज 122 तो एज मैनी टाइम्स है। ऑडिट तो ऑब्वियसली चूंकि एक साल का है वो तो एक दफ़ा ही होगा, वो बार बार तो नहीं किया जाता। हाँ, नई जो इन्फॉर्मेशन आएगी अंदर तो फिर उस सूरत में फिर 122 सेक्शन जो है वो इम्पोज किया जा सकता है। यानी कि 2019 का मेरा कंपनी का ऑडिट हुआ, उसके बाद वो ऑडिट दोबारा किसी साल में हो सकता है, दोबारा भी खुल सकता है? सर, उसके बाद वाले सालों का भी हो सकता है। इट डिपेंड्स कि आपको भी जो मैंने फैक्टर्स बताए उसमें से किसी वजह से अगर आप अंदर आ जाते अफसर को कुछ शक पड़ जाए, जी उनको को ये कंफर्म हो जाए कि ये बैंक अकाउंट कंसील कर दिए हैं, एसेट्स कंसील कर दिए हैं इस बंदे ने, या डिक्लेरेशन ठीक नहीं है, या ऑडिटेड अकाउंट्स इसके पास अवेलेबल नहीं है, या लगातार नॉन कंप्लायंस करता हुआ आ रहा है, या हर दफ़ा इसके रिफंड ही क्रिएट हुई आ रहे हैं, ये नहीं कि नहीं हो सकते, लेकिन जेन्युइन अगर होगा तो फिर उस सूरत में वो सबसे ज्यादा इसका मतलब ऑडिट उसके खुलते हैं जो रिफंड्स मांगता है। रिफंड का भी हो सकता है, लेकिन नॉन कंप्लायंस भी बड़ा एलिमेंट है कि अगर आप कंप्लायंस ऑफ लॉ नहीं करेंगे तो उनको ये भी डाउट होगा कि पता नहीं अब बंदा जो है कंप्लायंस क्यों नहीं कर रहा, ये टैक्स पेयर कंप्लायंस क्यों नहीं कर रहा, ये भी एक फैक्टर है। यानी कंपनी की कंप्लायंस अलग होती है, इंडिविजुअल की अलग होती है, AOP की अलग होती है, सबके अलग। वैसे तो सेक्शन तकरीबन सब पे अप्लाई होते हैं, लेकिन कंपनी के लिए ज़रा चूंकि लिमिटेशन ज़्यादा है क्योंकि वो विद होल्डिंग एजेंट पहले दिन से ही बन जाता है, तो उसकी भी कंप्लायंस करनी है और उसके ऑडिटेड अकाउंट्स लाजमी हैं। टैक्सेस में छूट ज़रूर है, फ्लैट रेट है, स्मॉल कंपनी का 20% है इस वक्त और 29% आपकी अदर देन स्मॉल कंपनी का रेट है। डिपेंड करता है कि आप किस सेक्टर में फॉल करते हैं और कंप्लायंस का लेवल क्या है आपका, ये बड़ा ज़रूरी होगा। अगर आप कंप्लायंस अच्छी करेंगे तो मे बी वो नेक्स्ट, लेकिन इसमें क्लॉज भी है सेकंड शेड्यूल का पार्ट 4 का 105 है, अगर मैं मिस्टेक नहीं कर रहा, वो ये कहता है कि अगर आपका इस वक्त 1 साल का ऑडिट अगर सेलेक्ट हो गया ना तो अगले 3 साल का आपका ऑडिट नहीं हो सकता। लेकिन अगर कमिश्नर इन रेवेन्यू ये समझे कि भाई इसमें हमारे पास मटीरियल इंफॉर्मेशन है कि इसका ऑडिट होना लाजमी है, ये स्केप हो जाएगा, या इनकम अंडर असेस्ड है, या इसको टैक्स पूरा चार्ज नहीं किया गया, या ये बेनिफिट ज़्यादा उठा गया है, तो उस सूरत में फिर उन केसेस में रिकमेंडेशन जब आएगी तो फिर किसी भी साल का या सालों का ऑडिट फिर डिपार्टमेंट कर सकता है। मेरा जलील अमान साहब, इनकम टैक्स
और सेल टैक्स के ऑडिट को आप किस तरह देखते हैं? इनकम टैक्स और सेल टैक्स का ऑडिट जो है, जैसा कि आपको पता है कि ये इनकम टैक्स के ऑडिट भी दो तरह के होते हैं और सेल टैक्स के भी अमूमन वो दो तरह के होते हैं। इनकम टैक्स में 214C में बोर्ड की सिलेक्शन होती थी, जो कि 2018 के बाद नहीं हुआ। 177 में जो है वो इनकम टैक्स का वो होता था। इस तरह वो 72-72B में सेल टैक्स का ऑडिट होता है या 25 में ऑडिट होता है ज़्यादा जो है ना जी उस चीज़ का। तो ये दोनों ऑडिट जो है 72B का और 214C का, ये बोर्ड ने चूँकि ऑटोमेशन की तरफ ज़्यादा फोकस है, ये अभी रोके हुए हैं और ज़्यादा जो वो हो रहा है वो सेल टैक्स में सेक्शन 38 का हो रहा है, जिस तरह वो स्टॉक का ऑडिट करते हैं या वहाँ पर रेड होती है, इस तरह वो 25 का ऑडिट करते हैं। इस तरह इनकम टैक्स में भी जो है वो अब पावर मिल गई है उनको जाकर स्टॉक चेक करने की, और 177 का ऑडिट होता है। इसी तरह अगर कोई डायरेक्ट जो है वो कोई आपने ऑडिट करना हो, नोटिस डालना हो, तो वो 122 का होता है। अगर कोई असेसमेंट अरूनियस और प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू होती है तो वो भी डायरेक्ट नोटिस होता है 122(5) में, वो एडिशनल कमीशन करता है। FBR कितने किस्म के ऑडिट कर सकता है? वैसे ज़्यादातर जो इस्तेमाल होते हैं वो 122 का सेक्शन है डेफिनेट इन्फॉर्मेशन का। उसमें डायरेक्ट अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन है कि एक बंदे की कंसीलमेंट है तो वो 111 का पहले आप नोटिस देते हैं, 111 कंक्लूड करने के बाद 122 की तरफ जाते हैं। लेकिन उसमें कंडीशन ये होती है कि आपके पास डेफिनेट इन्फॉर्मेशन हो, कंसीलमेंट हो और उसने वो चीज़ रिटर्न में डिक्लेयर ना की हो। दूसरा जो है वो 122(5)A का होता है। 122(5)A में एक चीज़ डिक्लेयर तो टैक्स पेयर ने की होती है, लेकिन वो अरूनियस और प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू होती है। जिस तरह कोई गिफ्ट है या फॉरेन रेमिटेंस कह दे या इनहेरिटेंस कह दे, या उसने मिनिमम टैक्स नहीं दिया, टर्नओवर टैक्स नहीं दिया, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस गलत हैं, तो ये इस पर जो है वो 122(5)A का इस्तेमाल होता है। इस तरह जो कंप्लीट ऑडिट होता है 177 का, उसमें पहले 177 में कमिश्नर सेलेक्ट करता है या 214C में, बाद में उसकी अमेंडमेंट 122 में ही होती है। लेकिन उससे पहले उसमें आप कंप्लीट बुक्स ऑफ अकाउंट्स टैक्स पेयर से मंगवाते हैं, उसके तमाम आप उसके इनकम टैक्स अफेयर्स का ऑडिट करते हैं, उसकी तमाम सेल परचेज को देखते हैं, उसके एडमिसिबल इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस को देखते हैं, और उसके बाद जो है वो उसका कंप्लीट जो है वो कम्प्रिहेंसिव है। तो ज़्यादातर जो है ये 3 किस्म के मैंने आपको ऑडिट बता दिए, 122(1), 122(5) और 170 का। ये सारे जो कंक्लूड होते हैं ये 122 में ही जाकर आखिर पर जो है जो वो कंक्लूजन होते हैं। मतलब जिल साहब, ये कितने किस्म के ऑडिट है? और जिस तरह कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां हर साल अपना ऑडिट करके रिपोर्ट जारी करती हैं ऑडिट का, FBR पे ऑडिट करता है इनकम टैक्स में और सेल टैक्स में, कंपनी पे अपना ऑडिट करवाती हैं, उनमें फ़र्क क्या है? आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज की वो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो जब सर्टिफाइड करते हैं, ऑडिट अकाउंट्स करते हैं, तो वो उसी अकाउंट्स को आप FBR में भी ज़ाहिर है उसकी अथेंटिसिटी को उन्होंने चेक करना होता है FBR के पास। लेकिन वो देखें, वो अगर कोई डिस्क्रिपेंसी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नज़र आए तो फिर वो उसी चीज़ का ऑडिट होता है। हाँ, अगर वो देखते हैं कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म ने जो है वो सर्टिफाइड कर दी है और रिकॉर्ड में कोई डिस्क्रिपेंसी ना निकले तो वो ऑडिट क्लोज भी हो जाता है। कंपनीज का ऑडिट जो होता है वो 177 का होता है अमूमन, उसमें जो है वो डायरेक्ट 122 का नोटिस नहीं आता। इनकम टैक्स का ऑडिट कंपनी का जो होता है वो 177 का होता है या 214C में होता है। कंप्रिहेंसिव ऑडिट होता है, उसमें सेल टैक्स, इनकम टैक्स, परचेज, डेटर्स, क्रेडिटर्स सारा जो है वो उस चीज़ को देखा जाता है। इस तरह इंडिविजुअल के केसेस में तो चूँकि और AOP के केसेस में तो चूँकि बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं होते, अब वो 30 करोड़ से ज़्यादा वालों को उन्होंने कहा है कि वो भी बैलेंस शीट और साथ अकाउंट्स जो एडवर्टाइज कर, तो इसमें जो है वो ऑडिट जो होता है वो भी अमूमन उसके पैरामीटर भी वही होते हैं कि 177 में अमूमन जो सिलेक्ट होता है 214C की नहीं है। और इसमें भी ऑफिसर्स बाउंड हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेट इंफॉर्मेशन डिटेक्टेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, अगर उनके पास कोई डेफिशिएंसी होती है तो वो उसी को अमेंड करते हैं। हाँ, अगर टैक्स पेयर जो है वो अब नई लॉ में जो चेंजिंग आई है, अगर टैक्स पेयर कोई रिकॉर्ड नहीं देता, कोई बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं देता ड्यूरिंग कोर्स ऑफ ऑडिट, तो फिर वो उसका जो है वो सेक्टोरियल एनालिसिस की बेस पर, उसकी हिस्ट्री की बेस पर, और उसको जो है वो ऑन द बेस ऑफ जो भी इंफॉर्मेशन, इंक्वायरी और सेक्टर एनालिसिस की बेस पर उसको जो है वो टैक्स लगाया जा सकता है। अच्छा, मतलब जलील रहमान साहब, एक टैक्स पेयर अगर गलत गिफ्ट डालता है या विरासत डालता है या लोन डालता है तो उसका ऑडिट फिर कैसे होगा? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। इसमें ज़्यादातर जो है वो मेरे ख्याल में 122(5) आता है। उसकी वजह ये है कि ये एक कंसीलमेंट या डेफिनेट इन्फॉर्मेशन नहीं है गिफ्ट डालना। या तो आप उसका कंप्लीट ऑडिट करें 177 में,
177 में भी एक लॉ आ गया कि एक दफ़ा एक टैक्स पेयर का ऑडिट हो जाए तो उसके बाद जो है वो उसका 3 साल तक ऑडिट नहीं होता। तो इससे मुराद ये है कि अगले टैक्स पेयर अगर टैक्स पेयर ने कोई गिफ्ट डाल दिया कि मेरा ऑडिट हो गया है, ये गिफ्ट या इनहेरिटेंस उसने डाल दिया, तो उसका ये मतलब नहीं है कि उससे पूछा नहीं जाएगा। तो उसके लिए 122(5) ये जो है वो बेहतरीन ऑप्शन है। 122(5) एक एडिशनल कमिश्नर होता है ग्रेड 19 का, उसकी पावर होती है कि 122(5) वो अरूनियस और प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू, वो गिफ्ट की कंडीशंस को देखकर उसको देख सकता है कि गिफ्ट की जेन्युइननेस क्या है, एडमिसिबल है, इनएडमिसिबल है। अगर इनएडमिसिबल है तो वो सेक्शन 39 में जाकर उसको जो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स बनाकर उस पर जो है वो टैक्स लगा सकता है। इस तरह इनहेरिटेंस भी अगर आपने डाल दी है, कई दफ़ा लोग जो है वो इनहेरिटेंस गलत डाल देते हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं होता पीछे। तो ऑडिट 122(5) से मुराद ये नहीं है कि टैक्स को लगाना है, आपके लोन को वेरीफाई करना है कि लोन की कंडीशन आपने फुलफिल की है कि नहीं। सेक्शन 39 में लिखा हुआ है कि क्रॉस चेक लोन आपने लेना है, किससे लिया है, अगले ने रिसीवेबल डाला हुआ है कि नहीं डाला हुआ, आपकी लाइबिलिटी आ रही है। इस तरह गिफ्ट जो है वो आपने डोनर को देखना है कि डोनर कौन है, देने वाले का इंडियन भी होना चाहिए। ये नहीं है कि आपने गिफ्ट ले लिया, सपोज 5 करोड़ रुपया जी फादर से लिया है और फादर आपका टैक्स ना देता हो। गिफ्ट ब्लड रिलेशन पर होता है ना जो, तो गिफ्ट के लिए भी कंडीशन, कई लोग वो ये समझते हैं कि गिफ्ट डीड बना दी है, गिफ्ट डीड नहीं है। जो मेन कंडीशन है वो सोर्स होना चाहिए। गिफ्ट देने वाले के पास सोर्स होना चाहिए, वो अपने आउटफ्लो में दिखाए, गिफ्ट देने वाला इनफ्लो में दिखाए, दोनों का ब्लड रिलेशन होना चाहिए। तो ये 122(5) में एडिशनल कमिश्नर देखता है। इसी तरह आपने फॉरेन रेमिटेंस का पूछा कि 122(5) में क्या सकते हैं। फॉरेन रेमिटेंस में भी 50 लाख तक जो है वो कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन 50 लाख तक भी आपने जो पैसा बाहर से मंगवाना है फॉरेन रेमिटेंस, उसके लिए भी कंडीशन यही है कि वो बैंकिंग चैनल है या आपके अकाउंट में आए, बाहर से है। बेशक वो अब ला में उसमें उन्होंने मजीद चेंजिंग कर दिया है कि बैंक के अलावा भी, यानी कि जो है जो बाकी कंपनीज हैं, वेस्टर्न यूनियंस है या वो दूसरी मनी एक्सचेंज, उनके जरिए आ सकता है। बंदा बाहर होता है अपने फैमिली को पैसे भेजता है, उसका भी ऑडिट इस तरह ही होगा। जो बंदा बाहर रह रहा है और वो अपनी फैमिली को पैसे यहाँ पर भेज रहा है, बेशक वो जितने पैसे भेजे तो वो उसका कोई नहीं है। हाँ ये है कि अगर वो 50 लाख से ज्यादा भेजता है तो फिर बताना पड़ता है कि उसकी जॉब क्या है, वहाँ पर काम क्या है, उस चीज का जो है वो डिपार्टमेंट को बताना पड़ता है। अगर कोई टैक्स पेयर अपनी बैंक स्टेटमेंट गलत देता है तो उसका भी ऑडिट होगा, और कैसे होगा? हाँ, इसमें ये डेफिनेट इन्फॉर्मेशन में आता है, ये 122(5) में नहीं आएगा। इसमें डायरेक्ट जो है वो सेक्शन 122 डेफिनेट इन्फॉर्मेशन लगती है। इसमें सबसे पहले जो कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है कि जब आपने कंसीलमेंट, इसमें 111 की चूंकि एडिशन होती है, तो इसमें यह है कि पहले आप 111 का नोटिस दें। अगर एक आपने बैंक शो ही नहीं किया हुआ या आपके बैंक में सपोज 50 करोड़ है, आपकी सेलें जो है वो 20 करोड़ की है, तो 111 का नोटिस जो है वो पहले ऑफिसर भेजता है, पहले उससे एक्सप्लेनेशन मांगता है। अगर उसको प्रॉपरली रिकंसाइल कर देता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ एक टैक्स पेयर, तो वहां पर क्लोज हो जाता है। अगर वो नहीं करता तो वो 111 को कंक्लूड करता है और उसके बाद 122 की तरफ जाएगा और वो उसको जो है वो टैक्स लगा सकता है। अच्छा बट साहब, इनकम टैक्स और सेल टैक्स के ऑडिट में फर्क क्या है? अभी वैसे एक पॉइंट तो मैंने आपको बताया कि इनकम टैक्स का स्कोप जो है ना वो काफी वाइडर है, वो एज कंपेयर टू सेल टैक्स। उसमें सिर्फ सेल परचेज और इनपुट आउटपुट और स्टॉक के लेवल तक की बात हो रही है, स्पेसिफाइड सेक्शन है। इनकम टैक्स का स्कोप ना बहुत वाइड है, उसमें मसलन कुछ सेक्शन है, 21 सेक्शन है, ठीक है, बड़ा मेजर सेक्शन है, उसके बगैर असेसमेंट नहीं होती। अगर कोई चीज़ आप डिक्लेयर नहीं करेंगे तो 111 सेक्शन अवेलेबल है, या कंसील कर देंगे या अंडरस्टेट कर देंगे या एक्सपेंडिचर आप रीजनेबल लिमिट से ज़्यादा करेंगे। इसके अलावा 174 सेक्शन है, 174 अगर आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट कच्चे हैं या वेरीफाइबल नहीं है। फिर आप अगर अपनी ट्रांजेक्शन फिर मार्केट वैल्यू के मुताबिक नहीं करेंगे तो उनके पास 109 सेक्शन भी है, जो आपकी ट्रांजैक्शन उसको रिकरेक्टराइज कर सकते हैं और रियल वैल्यू पे या फिर मार्केट वैल्यू पे ले जाके वो आपसे टैक्स कलेक्ट करेंगे। अच्छा बट साहब, जो ऑडिट की सिलेक्शन है उसकी पावर सिर्फ बोर्ड के पास है या कमिश्नर के पास है? देखें, दोनों इंडिपेंडेंट है। ये पहले भी बहस हुई थी। जो बोर्ड की पावर है वो इंडिपेंडेंट है 214C के अंदर, और कमिश्नर की जो पावर है 170 वो इंडिपेंडेंट है। लेकिन होता ही है कि जब एक दफा एक साइड पे सिलेक्शन हो जाएगी तो उसका ऑडिट फिर वो दोबारा नहीं कर पाएंगे। हाँ, अगर कोई नई इन्फॉर्मेशन आ जाती है, देखें एक बंदे का अगर ऑडिट हो भी जाता है तो इसको 122 भी दोबारा लग सकता है, क्योंकि ऑडिट तो उस चीज का हुआ था जो आपने दी थी इन्फॉर्मेशन, तो जो दी नहीं आपने तो उसका फिर वो 122 में अमेंडमेंट करके आपसे रियल जो टैक्स है वो कलेक्ट करेंगे। यानी इनकम टैक्स में एक ऑफिसर 72B और 214C,
इनको इस्तेमाल कर सकता है, और सेल टैक्स में 177 और 25 सेक्शन इसको इस्तेमाल कर सकता है। जी, इनकम टैक्स में 177 है और सेल टैक्स में 25, और फिर इसी तरह बोर्ड के पास जो पावर है, ये दोनों, इस पे जजमेंट्स भी आ चुकी हैं काफ़ी कि ये दोनों इंडिपेंडेंट पावर्स हैं और इसमें से कोई भी इसमें इसको एक्सरसाइज कर सकता है। लेकिन ये दोनों इवन अलग-अलग करके, अगर आप फर्ज करें आपने बोर्ड के थ्रू करना, तो कमिश्नर नहीं है ना, उन्होंने डेलीगेशन पावर करके ऑडिट तो कमिश्नर नहीं करना बेसिकली, उनके जो आगे वो डेलीगेशन करेंगे अपने असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर या इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर को, ऑडिट तो उन्होंने ही करना है। ठीक है, अब चाहे बोर्ड करे या ये करे, पावर अल्टीमेटली घूम फिर के आना उसने इधर ही डिपार्टमेंट के पास ही, ऑडिट वो इधर से ही करवाएंगे। अच्छा बट साहब, इनकम टैक्स का जो ऑडिट है वो बाकायदगी से हो रहा है या इसमें भी कोई तातुल का शिकार है? अभी चूंकि 19 टाइम बार्ड हुआ है, अब ऑनवर्ड जो कमिश्नर साहिबान ने सिलेक्ट किए हैं वो तो चल रहे हैं, लोगों के ऑडिट भी हो रहे हैं, सेल टैक्स के भी हो रहे हैं और इनकम टैक्स से भी हो रहे हैं, जहां जहां एप्लीकेबल उनको जरूरी समझा वो कर रहे हैं, और इंडिपेंडेंट 122 सेक्शन अपनी जगह पे भी चल रहे हैं। अच्छा, जो तातुल का शिकार हैं बट साहब, उसमें जो अफसरान अपने, जो उनके पास इख्तियारात है, जिनको पावर दी गई है, ताकत दी गई है, वो अपनी मर्जी से ऑडिट भी खोल लेते हैं ना? देखिए, बात ये हो रही है कि अगर आपसे वो कोई क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, मिसाल के तौर पर 122(5) है जिसका बेदरेग इस्तेमाल अफसर करता है, जब चाहे किसी का ऑडिट खोल लेता है, इसका भी बेदरेग इस्तेमाल हो रहा है ना? नहीं, देखें, बात यह है कि 122 को पहले जरा ये आप इस कॉन्टेक्स्ट में जरूर चेक करें कि वो टोटल ऑडिट नहीं है, वो एक स्पेसिफाइड एरिया या मालूमात तो उससे भी मांगी जाती हैं, वो सारा रिकॉर्ड मांगा जाता है। नहीं, सारा नहीं मांगा जाता, ये जरा नोट करें आप। 122 के अंदर जब आपको अमेंडमेंट इन असेसमेंट का नोटिस आता है 122(1) या 5 के अंदर जाके, या 122(5) जो एडिशनल कमिश्नर साहिबान करते हैं, उसमें स्पेसिफाइड एरिया या एरिया सिर्फ पूछा जाता है, वो सारा नहीं होता। मसलन आपने अगर क्रॉस चेक में पेमेंट नहीं की हुई है या आपकी लोन क्रॉस चेक में नहीं आया हुआ, तो स्पेसिफाइड एरिया, या गाड़ी पकड़ी गई है या बैंक स्टेटमेंट पकड़ी गई है या डिक्लेरेशन ठीक नहीं हुई है, तो वो स्पेसिफाइड एरिया या एरियाज को पकड़ते हैं, वो सारा ऑडिट उसके अंदर शामिल है। बट साहब, 122(5) पिछले बजट में कहा जा रहा था ये खत्म कर दिया गया। नहीं, खत्म नहीं हुआ। देखिए, बात ये है, जैसे अभी आपने कहा एफबीआर की पावर इंडिपेंडेंट है, कमिश्नर की टोटल ऑडिट की इंडिपेंडेंट पावर है, इसी तरह टैक्सेशन ऑफिसर को ऑब्वियसली 122 की इंडिपेंडेंट अपनी जगह पे जो पावर दी गई है कि वो उसको एक्सरसाइज कर सकता है, वो भी स्पेसिफाइड केसेस में। दूसरा, इसी तरह एडिशनल कमिश्नर को जो दी गई है कि वो इन एडिशन टू डैट है कि अगर वो भी चाहे तो अगर उसको मिल जाए कोई केस ऐसा या केसेस जिनमें कि ऐसी कोई चीज़ें सामने आ रही हैं जिससे लॉस ऑफ रेवेन्यू इन्वॉल्व है, तो वो उसको इन्वोक करके तो वो भी क्वेश्चन आपसे कर सकते हैं। अच्छा बट साहब, इसमें 122(5) का कोई मुतबादल भी है? अभी ऑडिट है या अमेंडमेंट इन असेसमेंट है, अभी तो वही चल रहा है, उसके मुतबादल तो ऐसा ऐसी मेरे पास कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट सेक्शन है, मतलब 122(5) सब सेक्शन है, कमिश्नर की पावर अलग है, एडिशनल कमिश्नर की अलग पावर है, वो उसमें इंटैक्ट है। लेकिन उसमें डेफिनेट इन्फॉर्मेशन का होना वो बहुत ज़रूरी होगा, उस पर काफ़ी बहस हो चुकी है पहले। अच्छा बट साहब, एडिशनल कमिश्नर जो 122(5) का जो ऑडिट करता है, उसका तरीक़ेकार, उसके पास जो पावर है, आप नहीं समझते ये सरीहन गलत है? आप अगर दूसरी साइड को भी देखें तो क्या टैक्स पेयर जब 120 सेक्शन के होते हुए जो रिटर्न आप फाइल करेंगे वो डीम टू बी ऑर्डर है, अगर आप अपनी रिटर्न ठीक फाइल कर दे तो फिर आपको डरने की क्या ज़रूरत है? अगर मैं कहता हूँ अच्छा जी चलो वो पावर एक्सरसाइज कर ही लेते हैं, अगर बंदे की डिक्लेरेशन ठीक है तो उसको तो कोई परेशानी नहीं। बट साहब, वैसे ये 78 लाख पीछे ATL लिस्ट में बंदे थे जून के करीब, तो उनमें आप क्या समझते हैं 78 लाख में कितने लोग होंगे जो प्रोफेशनल ITP से या प्रोफेशनल टैक्स माहिरीन से अपने रिटर्न जमा करवाते होंगे? जी, आप सही कह रहे हैं। देखें, डिक्लेरेशन चाहे टैक्स पेयर करे, चाहे प्रोफेशनल करे या नॉन प्रोफेशनल करे, सवाल यह है कि डिक्लेरेशन ठीक हुई है कि नहीं, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखें, इस वक्त अब टाइम ये है, अगर आप कंप्लायंस ऑफ लॉ करेंगे तो मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिलेगा, डबल रेट से आप बच जाएंगे, पेनल्टी प्रोसिक्यूशन आपकी नहीं होगी, ठीक है, चैम्बर की मेंबरशिप आपको मिल जाएगी, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। कंप्लायंस करेंगे तो आपका प्रोफाइल भी मजबूत होगा, उनको पता लगेगा कि भाई बंदा टैक्स भी दे रहा है और अपनी चीज़ें भी मेंटेन करके आया हुआ है। लेकिन दूसरी बरक्स इसका उल्टा कर दें, अब अगर आप चाहे प्रोफेशनल है या नॉन प्रोफेशनल है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है कि आपने डिक्लेरेशन क्या की टैक्स पेयर से लेके, अगर आप वो ठीक कर देते हैं तो फिर तो बात समझ आती है। मलिक साहब, जो टर्नओवर है, अगर कोई बंदा टर्नओवर देता है और टर्नओवर ऊपर टैक्स नहीं देता तो फिर उसका ऑडिट कैसे होगा? आपकी मुराद 113 के टैक्स से है। टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा इंडिविजुअल और यूपी का हो तो उन्होंने 1.25 देना है,
और इसी तरह कंपनीज ने, हर कंपनी ने जो है वो 1.25 टर्नओवर देना है। तो इसके लिए भी मैं ये समझता हूँ कि ये डेफिनेट इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, या ये 122(5)A में जाएगा या कंप्लीट ऑडिट 177 में जाएगा। तो 221 आप कर नहीं सकते इसकी रेक्टिफिकेशन। 177 अगर टैक्स पेयर का ऑलरेडी एक दफा हो चुका है तो वो भी 3 साल तक नहीं होगा, तो उसके लिए बोर्ड के अप्रूवल जरूरी है। तो 122(5)A में जो है वो एडिशनल कमिश्नर अगर एक बंदे ने 113 का टैक्स नहीं दिया या उसने रिडक्शन क्लेम की हुई है तो वो उससे रीजन पूछ सकता है और उसको जो है वो 122(5)A में करके वो जो है वो टैक्स चार्ज कर सकता है। अच्छा, एक टैक्स पेयर मलिक साहब अपना जो अखराजात क्लेम करता है, अगर उसमें अपनी कास्ट से ज़्यादा डिक्लेयर कर देता है और अब उनकी इनकम कम हो जाती है, फिर उसका जो ऑडिट होगा वो कैसे होगा? आपकी मुराद जो है वो एडमिसिबल और इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस से है। सेक्शन 20 इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में वो एक्सपेंसेस हैं जो कि आपको अलाउबल है। सेक्शन 21 ये कहता है कि वो अखराजात जो कि आपको अलाउड नहीं है, आप रिटर्न में क्लेम कर लेते हैं लेकिन वो आपको इनएडमिसिबल है और वो आपकी इनकम में ऐड हो जाएंगे। सेक्शन 21 जो है ये बहुत बड़ा एक सेक्शन है और प्रॉपर अगर इसको यूटिलाइज किया जाए तो इससे गवर्नमेंट को बहुत बड़ा रेवेन्यू आ सकता है, लेकिन ये अमूमन इसका मिसयूज करते हैं। तो मेरे ख्याल में इसकी प्रॉपर जो यूटिलाइजेशन है 177 की सिलेक्शन हो केस की, कंप्लीट ऑडिट हो, तो फिर ही जो है वो सेक्शन 21 को जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। ये 122(5)A में जाएंगे तो उसमें बेतहाशा जजमेंट आ चुकी है। इस तरह ये डेफिनेट इन्फॉर्मेशन भी नहीं है क्योंकि टैक्स पेयर ने एक एक्सपेंस क्लेम किया हुआ है। तो इसके लिए मेरे ख्याल में जहाँ पर ये कमिश्नर समझता है कि बहुत ज़्यादा एक टैक्स पेयर ने एक्सपेंसेस क्लेम की हुई हैं या कॉस्ट ऑफ सेल को बहुत ज़्यादा बढ़ाया गया चूँकि इससे इनकम कम हो जाती है, तो उसके लिए जो है वो यही है कि अगर उसका ऑडिट पहले हो चुका है तो फिर बोर्ड से सिलेक्शन लेकर ही आप उसका 177 का जो है वो ऑडिट, एक कंप्लीट ऑडिट कर सकते हैं। या आईटी की जिस तरह से अब जो है वो FBR सिस्टम्स ले रहा है और ये सारा डेटा इकट्ठा कर रहा है एक्सपेंसेस का, तो मेरे ख्याल में इसका जो है वो एक कम्प्रिहेंसिव कंप्लीट ऑडिट होगा तो तभी पता चलेगा कि उसके कौन से एक्सपेंसेस जो है वो इनएडमिसिबल है। क्योंकि आप प्रिजम्पशन पर तो उनके एक्सपेंसेस को डिसअलाउ नहीं कर सकते, जब तक ये साबित ना हो जाए कि ये उसका वो एक्सपेंडिचर है जो कि उसका है, तो फिर ही आप उसको डिसअलाउ कर सकते हैं। तो इसके लिए कंप्लीट ऑडिट, उसके रिकॉर्ड उसको देख कर ही जो है वो 122 दे और उसके बाद आप अमेंडमेंट करें और इसको डिसअलाउ करें, तो फिर ही प्रॉपर इसकी रिकवरी हो सकती है। अच्छा, मतलब जलील अहमान साहब ये बताइएगा, अब एनटीएन होल्डर से परचेज कार्ड लेना पड़ेगा, आप नहीं समझते कि लोगों को इतना बड़ा मसला होगा परचेज की डाटा इकट्ठा करना, उसको जमा रखना और सेफ रखना, अगर उसका ऑर्डर खुल जाएगा तो फिर क्या होगा? अच्छा यूबी साहब, ये फाइनेंस एक्ट 2025 में आई है, ये बिल्कुल आपका बड़ा अहम सवाल है। इसमें उन्होंने ये कहा है कि जो भी आप परचेज करेंगे वो एनटीएन होल्डर से लेना जरूरी है, क्योंकि मेन आपका कॉस्ट ऑफ सेल ही आपकी परचेज होती है। अगर आपने 5 करोड़ के अगेंस्ट 4 करोड़ 95 लाख की परचेज डाल दी तो 5 लाख पर तो आपने टैक्स देना नहीं है, जीरो है। मैं आपको बता, क्योंकि आपने कहना है कि जनाब इसमें 4 करोड़ 90 लाख की तो मेरी परचेज है 5 करोड़ पर, तो वो आप तो टैक्स 5 करोड़ पर नहीं देंगे। नॉन फाइलर को भी टैक्स नेट में लाने के लिए और ये प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के लिए ये गवर्नमेंट ने ये कहा है कि आप जिससे भी परचेज करेंगे उसका एनटीएन होल्डर होना जरूरी है। और अगर आप एनटीएन होल्डर से परचेज नहीं करेंगे तो अगर आपकी 5 करोड़ की परचेज है तो उसका 10%, मेरे ख्याल में 10% ही है कि 10% उसका इनएडमिसिबल एक्सपेंस होगा। ये भी सेक्शन 21 में उन्होंने वो ऐड किया हुआ, इनएडमिसिबल होगा और वो आपकी इनकम बन जाएगी। सपोज आपकी 10 लाख इनकम है, आपने 5 करोड़ की परचेज उस बंदे से ली है जिसका एनटीएन ही नहीं है, तो वो 5 करोड़ का 10% 50 लाख आपके 5 लाख में ऐड हो जाएगा और आप जो है वो 55 लाख पर टैक्स देंगे। हमारे जलील अहमान साहब, अब सबसे ज़्यादा लोगों को टैक्स पेयर को 236G और 236H के नोटिस आ रहे हैं, अब इनका जो ऑडिट का तरीक़ाकार है फिर वो क्या होगा? अयूबी साहब, ये 236G और 236H फाइनेंस एक्ट 2024 में एक अमेंडमेंट पहले भी ये था लेकिन कुछ सेक्टर के लिए था। उसमें उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया एवरी मैन्युफैक्चरर, एवरी, इवन उन्होंने कहा जी कि डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, इंपोर्टर, कि मैन्युफैक्चरर जब सेल करेगा डिस्ट्रीब्यूटर को, होलसेलर को, रिटेलर को, तो उसका पहले 236G में टैक्स काटेगा। इस तरह माल आ गया होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर के पास, आगे वो अगर सेल करेंगे फर्दर डीलर को, डिस्ट्रीब्यूटर को, अदर देन एंड कंज्यूमर को या रिटेलर को, ये जो, तो वो आप उनका जो है वो टैक्स काटेंगे। तो ये इसमें सादा सा वो उनके पास ये तरीका है कि वो आपकी सेल को देखते हैं कि आपने कितनी सेल शो की है। अगर मैन्युफैक्चरर है तो उसको 236G का टैक्स जो है वो कन्फ्रंट करवा रहे हैं और आपने जस्टिफाइड करना है कि आपने टैक्स क्यों नहीं काटा, रीजन क्या थी। इसी तरह जो है वो 236H का कन्फ्रंट करवाया जा रहा है, जो होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर है उनको करवाया जा रहा है।
कमर्शियल इंपोर्टर है उनको करवाया जा रहा है कि उन्होंने जब सेल आगे की है तो अगर तो उन्होंने आगे फर्दर रिटेलर को की है या होलसेलर की किया तो उनको काटना है, या अगर एंड कंज्यूमर को किया या छोटे रिटेलर को किया जिनका नहीं बंद, अदरवाइज जो वो रेलेवेंट टैक्स रेट्स है वो उसका जो है 1% है और शेयर 2% है तो वो उसका टैक्स जो है वो चार्ज करेंगे। तो ये फाइनेंस एक्ट 2024 में जो कि अमेंडमेंट आ गई थी और उसकी रिटर्न जो है अभी जमा हुई है 2025 की रिटर्न, तो 2025 से ये फर्स्ट टाइम जो है वो इसका ऑडिट होगा। अब देखिए इस पर क्या होता है। इस पर तो मेरे ख्याल में हर दूसरे तीसरे बंदे का जो है वो 236G और 236H का जो है वो नोटिस ज़्यादा खुल जाएंगे। जाना अच्छा मलिक साहब ये भी बताइएगा जो 122(5) है और 122(1) में फ़र्क क्या है? जैसा कि मैंने आपको अर्ज की कि 122(1) जो होता है इनकम टैक्स ऑफिसर होता है, असिस्टेंट कमिश्नर होता है, डिप्टी कमिश्नर होता है, ग्रेड 16, 17 और 18 के। इनको असेसिंग अफसर भी कहते हैं। ये आपका ऑडिट भी करते हैं। सेल टैक्स का ऑडिट 17वें 18वें वाला 17 और 18 वाला करता है, जबकि इनकम टैक्स में 16, 17 और 18 को अलावा है कि वो आपको 122 का डेफिनेट इन्फॉर्मेशन की बेस पर उनके पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि आपने रिटर्न में नहीं दी तो वो आपको डायरेक्ट नोटिस भी डाल सकते हैं 111 का। आपको मौका मिलता है उसको रिकनसाइल करने। अगर आप उसका जवाब दे देते हैं तो फिर वो खत्म हो जाता है, अदरवाइज वो 122 पे जाते हैं। इसी तरह 177 का भी कमिश्नर ने पावर डेलीगेट की हुई है, यही करते हैं। जो 122(5) है ये है एडिशनल कमिश्नर ग्रेड 19 का। ये इसके पास पावर होती है कि ये इंक्वायरी नहीं कर सकता, कंप्लीट ऑडिट टैक्स पेयर का नहीं कर सकता, लेकिन अगर असेसमेंट अरूनियस और प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू है, आपने इनफ्लो में सपोज डाल दिया 10 करोड़ जबकि इनकम आपकी 50 लाख की है और इनफ्लो में आपने 10 करोड़ डाल दिया है, तो ये वो अपरेंटली देखता है कि ये अरूनियस है, वेरिफिकेशन करता है या आपने टर्नओवर टैक्स नहीं दिया या कोई ऐसी रीजन जो कि डेफिनेट इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो वो उन ऑफिसर्स के पास जो है वो डेफिनेट इन्फॉर्मेशन की हद तक है, ऑडिट का 122 का है और एडिशनल कमिश्नर के पास जो है वो 122(5) का है। अच्छा 177 और 122 में फिर क्या फ़र्क है? 170 में एक तो टैक्स पेयर की सिलेक्शन होती है, फिर उसको 177 में उसको कहा जाता है कि आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिकॉर्ड जो कि आपने मेंटेन करना है वो आप लेकर है, रिकॉर्ड वगैरह सारा 177 में मंगवाया जाता है। 170 में जब कमिश्नर सिलेक्ट करता है उसका केस तो उसको तमाम रीजन बताई जाती है, नोटिस वो कमिश्नर भी डायरेक्ट डालता है पहले शुरू में 177 में उसको सिलेक्शन की वो रीजन बताई जाती है। अगर जीपी में डिक्लाइन है, टर्नओवर में डिक्लाइन है, कोई उसका जो है वो सेक्टोरियल एनालिसिस करने के बाद है, कोई उसका सेल टैक्स और इनकम टैक्स का डिफरेंस है, कंजम्पशन बढ़ गई है, टर्नओवर कम हो गई है, मतलब इस इशू पर जो है वो उसको 177 में केस की सिलेक्शन होती है और फिर रिकॉर्ड भी मंगवाया जाता है। उसके बाद जो 122 है वो तब होता है जब आप कोई चीज उस रिकॉर्ड में से निकालते हैं। 177 में आप चीजें देखते हैं, वहां से जो चीज डेफिशिएंसी निकलती है, अब आप अमेंडमेंट की तरफ जाते हैं तो अमेंडमेंट से पहले 122(9) का शो कॉज नोटिस होता है, वो आप देते हैं। वो आपने चीजें कहां से ली? 170 के ऑडिट में। उसके बाद आप जो है वो 122 में उसके असेसमेंट करते हैं। अगर वो 170 के जवाब में बुक्स ऑफ अकाउंट्स और रिकॉर्ड नहीं देता तो 121(D) में आप जाते हैं और आप बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करते हैं। बट साहब सबसे ज़्यादा ये कहा जाता है एफबीआर के अफसरान में इतनी सलाहियत नहीं है जो ऑडिट कर सकें, उनकी तरबियत नहीं हुई इस हवाले से। क्या वाकई एफबीआर के अफसरान की सलाहियत ऑडिट करने की नहीं है? अभी आपने खुद ही कहा कि वो लोग भी हैं जो रिटर्न्स फाइल कर देते हैं, जो नो हो नहीं रखते। अगर आप अपनी कंप्लायंस करेंगे तो आगे चाहे प्रोफेशनल है या नॉन प्रोफेशनल है, आपको पहली अपील या दूसरी अपील में रिलीफ ऐसे मिल जाएगा। आप पहले अपना काम ठीक करें, फिर बंदा दूसरे के घर जाके बात करता है कि जनाब मैंने तो नॉन कंप्लायंस कोई नहीं की है, मैं तो कंप्लायंस करके आया हूँ, तो फिर जज आपकी बात बड़े आराम से सुनेगा। और अगर आपके साथ जल्दी और गुस्से में अगर कोई काम हुआ है तो कोई ना कोई वीकनेस कोई बंदा छोड़ जाएगा। तो बजाय ये कि मैं दूसरों को कहूँ जी आप पढ़ के नहीं आए, मैं अपना काम ठीक करूँ, तो वो ज्यादा बेहतर होगा। मेरा ये ख्याल है कि आपको रिलीफ बड़े आराम से मिल सकता है अगर आप कंप्लायंस पूरी करके आएंगे तो। अच्छा नदीम भट्ट साहब ये भी बताइएगा, जो ऑडिट है ये सैंपल बेस है, जबकि अफसरान तमाम रिकॉर्ड मंगवा लेते हैं और इसकी आज तक एफबीआर ने कोई गाइडलाइन भी नहीं बनाई भाई ये रिकॉर्ड हमें मतलूब है, इसकी क्या वजह है? नहीं देखें, पहली बात तो ये कि मिसकॉन्सेप्शन है, इसको पहले ठीक करें। जब ऑडिट होता है किसी बंदे का तो बाकायदा एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स मांगी जाती है, उसका एक सीक्वेंस भी होता है। पहले आपको सिलेक्शन का गाइडलाइन है, इसका मतलब गाइडलाइन है, बिल्कुल अवेलेबल है जी। आपको बताया जाता है कि आपका सिलेक्शन हुई है, 176 की इंफॉर्मेशन आपके पास आती है कि जी आपका केस सिलेक्ट हो गया है, अब आप ये टैक्सेशन ऑफिसर आपको एक नोटिस करेंगे, आप उसकी कंप्लायंस करें। उसके बाद फिर आपकी एक ऑडिट रिपोर्ट बनाई जाती है, फिर अल्टीमेटली 122(9) का आपका एक नोटिस जो है, तो एक सीक्वेंस मेंटेन्ड है।
ऐसी बात नहीं है कि आपको पता ही नहीं कि आपने देना क्या है, ये कैसे हो सकता है? वही रिकॉर्ड है, वही डबल एंट्री है, वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, वही सेल है, वही परचेज। एक इनकम टैक्स में जो रजिस्टर्ड है बंदा, जिसको हम टैक्स पेयर कहते हैं, अगर उसका तमाम ऑडिट खुल जाए 2019 का ही समझ लें, उससे कौन कौन सा रिकॉर्ड एफबीआर का अफसरान मांगेंगे? देखें, बात यह है कि टोटल ऑडिट का मतलब अब दोनों अलग अलग है। अगर इनकम टैक्स में आप इनकम टैक्स की बात हो रही अगर ऑडिट आपका खुल गया, देखें मैं आपको मोटी मोटी चीजें बता देता हूँ। है, कौन कौन चीजें संभाल के भी रखनी चाहिए टैक्स पेयर? हमारी काउंटिंग की लैंग्वेज में ना इसको कहते हैं काउंटिंग साइकिल। उसमें आपने ट्रांजैक्शन से शुरू करना है, उसमें ट्रांजैक्शंस, उसके बाद आपने कैश बुक, बैंक बुक, उसका लेजर, उसका ट्रायल बैलेंस, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है, वो सारा कुछ आपने मेंटेन करना है और अलोंग विद कंप्लायंस ऑफ टैक्सेशन लॉज, ठीक है। अब इसमें से कोई भी चीज वो आपसे मांगेंगे तो आपको वो प्रोड्यूस करनी है। मसलन आपने कहा जी मैंने ये कप खरीदा है, आप कहते हैं जी मैंने 2000 रुपए का ये कप खरीदा है, तो फिर इसकी रिसीट भी होगी आपके पास, फेक एंट्री तो नहीं डाली ना आपने, तो इसकी वेरीफाइबल रिसीट हमें चाहिए होगी। एक टैक्स पेयर को कौन कौन सा रिकॉर्ड 6 साल तक संभाल के रखना चाहिए? सेल्स है, परचेजेज है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, एसेट्स एंड लायबिलिटीज है, ठीक, ऑब्वियसली फिर बैंक स्टेटमेंट्स भी होंगी, ठीक है, लेजर है, ट्रायल बैलेंस है, अकाउंट्स है, ये सारी चीजें और विद वेरीफाइबल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। ये चीजें जब तक आप मेंटेन नहीं करेंगे, इसको हम कंप्लीट रिकॉर्ड कहते हैं। तो इसमें से आपके 10 बैंक हैं तो लाएं जी बैंक स्टेटमेंट लाएं और साथ रिकंसिलिएशन और उसकी एंट्रीज बताएं क्या क्या है, ठीक है, 21 सेक्शन की कंप्लायंस बताएं, हर एक चीज की कंप्लायंस उन्होंने आपसे मांगनी है जहां जहां लॉ रिक्वायर करेगा। अब वो करते जाएं, अगर उनमें से ठीक है कोई 19-20 भी हो जाता है, कोई नॉन कंप्लायंस थोड़ी बहुत रह भी जाती है, तो अगर रह जाएगी तो बाकी का आप थोड़ा बहुत टैक्स जितना बनता है एक अच्छा टैक्स पेयर जो अपनी रिटर्न भी बाकायदगी से देता है और टैक्स भी बाकायदगी से देता है, उसको भी अपने पास रिकॉर्ड रखना चाहिए या ये वकील के ऊपर ही छोड़ देना? नहीं, ऐसे नहीं है। देखें, रिकॉर्ड आपका एसेट है, आप उसको स्टोर रूम में, गोडाउन में, जहां आपने रखना है, रैक्स में रखना है, उसको आप देखें। मैं 2 चीजें बताता चलो। रिकॉर्ड 6 साल पीछे तक का तो आपसे मांगा जा सकता है, लेकिन अगर कोई केस आपका सिलेक्ट हो गया तो जब तक वो केस फाइनलिटी ऑब्टेन नहीं कर लेता, अब चाहे वो केस 15 साल चले, अभी पीछे मैंने एक बंदे का 2016 का ट्रिब्यूनल में एक केस फाइनल करवाया, ठीक है, पेंडिंग केस जो होगा उसमें 6 साल की लिमिटेशन अप्लाई नहीं होगी, फिर वो जब तक वो क्लोज नहीं हो जाता, फाइनलिटी ऑब्टेन नहीं कर लेता। फाइनलिटी का ये मतलब है कि अब ना टैक्स डिपार्टमेंट कुछ कर सकता है ना आप कुछ कर सकते हैं। अगर जो भी बनता है वो दे दे, नहीं बनता तो वो उधर ही स्टॉप हो जाएगा और बात इधर ही जो है वो खत्म हो जाएगी। फिर जिस तरह जिद्दत आ रही है, इस जिद्दत में रिकॉर्ड संभालना आसान है आप समझते हैं या मुश्किल है? कोशिश ये करनी चाहिए कि मैनुअल के साथ ऑनलाइन मशीन पे भी रिकॉर्ड मेंटेन। अब तो मैनुअल रिटर्न भी खत्म हो गई है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए बात ये है, आप अपनी चीज को हार्ड कॉपी में भी रखें और सॉफ्ट में भी रखें, ताकि अगर कल को सिस्टम में बग्स आ जाए, कोई एरर आ जाता है, कोई फॉल्ट आ जाता है, कोई वायरस आ जाता है, तो आपके पास प्रूफ होगा कि जनाब 8-9 चीजें आपके पास मस्ट होनी चाहिए, वो रखें आप। एक बैंक ट्रांजैक्शन, आपका लेन देन जिससे होता है वो, उनकी इनवॉइसेस, ये चंद चीजें जो आपको लाजमी संभालनी चाहिए। बिल्कुल। इवन अदरवाइज अगर आप पे सेल टैक्स लगा हुआ है, आप सेल टैक्स रिटर्न दे रहे हैं, उसमें भी इनवाइस नंबर, अमाउंट, डेट सारा कुछ दिया होता है, तो दोनों तरफ रख लेंगे तो आपको आसानी पैदा हो जाएगी और रिकॉर्ड बड़े आसानी से वेरीफाई किया जा सकता है। इनकम टैक्स में जो रजिस्टर्ड लोग, उनको सबसे पहले अपने रिटर्न फाइल करने से पहले फोकस क्या करना चाहिए? ये सबके साथ मामला है और हर बंदा ऐसे परेशान भी होता है। बात पहले वो अपने आप को ठीक करे कि मैंने कंप्लायंस करनी है, नंबर 1। नंबर 2, उसके बाद अपना जो भी टैक्स कंसल्टेंट है, जरूरी नहीं होता कि सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ही कॉम्पिटेंट होते हैं, माशाल्लाह हमारे वकील हजरात जो कॉम्पिटेंट है वो भी बड़ी अच्छी कॉम्पिटेंसी रखते हैं। तो कोशिश करें कि आप ऑडिट वाला जो काम है, फाइनेंसिस वाला, वो दे दें चार्टर्ड अकाउंटेंट को, और टैक्स वाला अगर वो कर रहा है तो अच्छी बात है, नहीं कर रहा है तो अपना एक अच्छा टैक्स कंसल्टेंट जो है ना, या लॉयर जो भी है, वो आप अपॉइंट करें, ताकि आपकी डिक्लेरेशंस को वो देखें। मैं ये समझता हूं कि 80% से ज्यादा केसेस क्यों खराब होते हैं, डिक्लेरेशन ठीक नहीं होती। अगर आप डिक्लेरेशन ठीक कर देना, काफी हद तक मैं आपको श्योरिटी देता हूं कि आपको कोई बंदा तंग नहीं करेगा, और अगर करेगा भी ना तो आप बड़े आराम से पहली दूसरी अपील में बिन करके बाहर आ जाएंगे। अच्छा, बट सब ज़्यादातर टैक्स पेयर अपना सब कुछ उस रिटर्न में नहीं फाइल करवाते, अपनी इनकम पूरी नहीं शो करते, दूसरी चीज़ें शो नहीं करते, कहीं टैक्स बहुत ज़्यादा हमें देना पड़ जाए। मौजूदा हालात में वो बंदा अब जो कर रहा है इन चीज़ों से बच सकेगा? क्योंकि पहले तो
कोई वकील ने पूछ लिया एंड पे आपकी ये प्रॉपर्टी है यार, आपने इसमें फाइल ही नहीं कराई। देखें बात पता क्या है, बात ये है कि अगर आप कोई चीज कंसील करते हैं, कम कर देते हैं, ज्यादा कर देते हैं, तो रिस्क एंड रिवार्ड तो आपका ही होगा ना। अगर आप डॉक्टर और वकील से कुछ चीज छुपाएंगे तो एंड पे अगर वो मिसमैच करेगा तो नुकसान आपका ही होगा। देखिए आज तक कभी कोई वकील केस जीता या हारा है तो कभी वकील को कोई फर्क पड़ता है? असल में ये ब्लैक मनी है ना जो मरवाती है। देखें बात अब ये है कि उस चीज का पहले इम्पैक्ट चेक कर ले, बजाय ये कि बंदा ये कहे जी कि सारा काम ही गलत तरीकों से होता है, तो बाकी लोग जो काम कर रहे हैं, वो जो सही काम कर रहे हैं, वो कैसे जिंदा फिर, वरना तो फिर वो सारे ही खत्म हो जाएंगे इस तरह। बट साहब मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से बाद आते हैं, फिर हम सेल टैक्स पे बात करेंगे। नाजरीन छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद सेल टैक्स ऑडिट पर बात होगी। दूसरे वक्फे में हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा बट साहब, हमने इनकम टैक्स ऑडिट की बात की, सेल टैक्स का जो ऑडिट है उसका क्या तरीक़ेकार है, वो क्या है? बेसिकली पूरा सेल टैक्स घूमता है इनपुट और आउटपुट के अराउंड, कि आपने आउटपुट हम सेल को कहते हैं, जो आप बेच रहे हैं उसके ऊपर जो लोगों से कलेक्ट करना आपने सेल टैक्स, और जो आपने दिया है चाहे वो मशीनरी है, परचेजेज है, गुड्स है, जहाँ जहाँ इनपुट अलाउेबल है, मटेरियल है, केमिकल्स है, जो कुछ आप यूज़ कर रहे हैं, तो वो आप लोगों से फर्ज करें आगे से ले रहे हैं 100 रुपया और आपका इनपुट है 90 रुपीज़, तो बाकी 10 रुपीज़ आपने फिर उसको जमा कराना होगा, क्योंकि ये सेल टैक्स का दूसरा नाम है कि ये अल्टीमेट कंज्यूमर जो है वो पे करता है। बाकी रिकॉर्ड आपने सेल परचेज का, इंपोर्ट का, एक्सपोर्ट का, लेबर का, बैंक स्टेटमेंट्स का, वो रिकॉर्ड वही है, उसको आप कोई अलग से ना समझे। जो इनकम टैक्स के अंदर रिकॉर्ड है वही सेल टैक्स के अंदर रिकॉर्ड है। अच्छा बट साहब, जिस तरह 6 साल से हम पहले कह रहे हैं पॉलिसी नहीं आई, सेल टैक्स में भी सेक्शन 25 बेदरे का इस्तेमाल नहीं हो रहा, उसको तो इस्तेमाल करेंगे। अब अगर ऑडिट में बंदा का नाम आ गया, बोर्ड ने किया या कमिश्नर ने किया, वो अपनी जगह पे है, वो बुक्स में आपका 300 मिलियन प्लस का स्टॉक पहुंच गया, तो वहाँ डाउट क्रिएट होता है कि यार इतना स्टॉक। एक्यूरेसी होती है रिटर्न में तो एक टैक्स पेयर की, तो इसका बेहतरीन तरीका उसका क्या है? अब उनका ना नेक्स्ट H1 आ गया ट्रेडर्स के लिए और कमर्शियल इंपोर्टर और दूसरों के लिए, H1 और M जो है वो आपका आ गया उधर मैन्युफैक्चरर के लिए। अब तो समझे रियल टाइम रिपोर्टिंग होनी है, जिस वक्त आपने सेल करनी है उसी वक्त वो बीच में फीड होना है। डिजिटल इनवॉइसेस का जी वही वाला 1 नवंबर से शुरू हो जी, गई। वही कॉन्सेप्ट है। अब वो शुरू हो चुकी है जी, हो चुका है, जिन जिन पे एप्लीकेबल है। डिजिटल इनवॉइस का वैसे बड़ा सब तरीका कार क्या है और कैसे? नहीं, कोई इसको आप रॉकेट साइंस नहीं है। देखें फर्क सिर्फ ये है कि पहले आप मंथ एंड पे जाके रिपोर्टिंग करते थे, अब आपने साथ के साथ रिपोर्टिंग करनी है, ताकि जिस वक्त सेल होनी है उस वक्त सिस्टम के अंदर वो एंटर करेंगे आप, ठीक है, ताकि साथ का साथ वो रिपोर्टिंग होती जाए। पीआरए ने EI सिस्टम लगाया हुआ है इनवॉइस। जी, उनका एक लगा हुआ। इस तरह FBR ने भी जी, लगाया। FBR का भी इंटीग्रेट उसी तरह ही होगा कि वो सारी रिपोर्टिंग जो होगी उनको ऑटोमेटिक जारी होगी। ये सिस्टम व्हाट्सएप किसी ने लगवाना हो तो इसका तरीकेकार क्या है, किससे लगवाना? वो असल में इनके लाइसेंस इंटीग्रेटर है, उसके अलावा आपने किसी से नहीं करवाना, और किसी से नहीं करवा सकते, वो अलाउड नहीं है उस चीज पे। अब उसका नाम है लाइसेंस्ड इंटीग्रेटर। पॉइंट ऑफ सेल तो कोई भी लगा सकता था ना, उस पे तो वो उन्होंने नहीं लिमिटेशन वो लगाई, आप खुद भी लगा सकते थे। इसमें ऐसे नहीं है, इसमें आप लाइसेंस इंटीग्रेटर के थ्रू ही अंदर आएंगे, ताकि कल को देखे ना कोई मिसहैप हो गया, कोई चीजें गायब हो गई, सिस्टम नहीं सही चल रहा, बग आ गया, तो वो ज्यादा देर उसको बंद भी नहीं रहने देंगे। इसलिए उन्होंने पावर अपने पास रखी है कि लाइसेंस इंटीग्रेटर के थ्रू ही आप अंदर आएंगे। अच्छा बट साहब, आजकल सबसे ज़्यादा स्टॉक टेकिंग के ज़रिए ज़्यादा टैक्स पेयर को राशन किया जाता है, छापे मारे जाते हैं, रिकॉर्ड उठा लिया जाता है, क्या ये ज़रूरी है? देखें जहां आपकी जो ट्रांजैक्शन है ना वो मैच नहीं करेंगी ना सेल टैक्स डिक्लेरेशंस के साथ, या स्टॉक पाइलअप होना शुरू हो गया है, 1-2 केसेस ऐसे भी देखे कि जिसमें स्टॉक बहुत ज्यादा पाइलअप हो गया, उसने कंजम्पशन ही डाली हुई थी। मैं ये नहीं कह रहा कि एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, वो होती हैं, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में स्टॉक आ रहा है जा रहा है, देखें एक लेवल तक तो समझ आता है, उससे ज्यादा अगर स्टॉक आप परचेज करके बैठ गए तो उसकी रैशनैलिटी क्या है आपके पास। इसलिए फिर वो जो 40B का जो आपके छापे पड़ते हैं, टोटल 2 लाख बंदे सेल टैक्स में रजिस्टर्ड है, एक बंदा करता होगा हेरा फेरी, 2 करते होंगे, सब तो नहीं करते। ये तो जिस पे चाहे उस पे छापा मार लिया जाता है करके, तो उसके बाद देखें उसको मौका मिलेगा ना कि आप अपनी चीजों को एक्सप्लेन कर दें, वो आपको एक रिपोर्ट बना के देंगे जी हमारे मुताबिक। प्राइमिसेस को बाज़ औक़ात किसी सील भी करके आ जाते हैं रिकॉर्ड उठा के, तो ये नहीं सील इतनी जल्दी नहीं होता, वो तो किसी फ्रॉड और उसमें एलिमेंट हो तब होता है, अदरवाइज कुछ सीलिंग का पूरा प्रोसेस है, ऐसे नहीं होता, वो आपको मौका पूरा देगा। अच्छा बट साहब, आखिर में थोड़ा ये बताइएगा मुझे, अब FBR ने 3rd पर्सन से ऑडिट कराने का फैसला कर लिया है और लोगों को तैनात भी किया है, 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर रखा भी है।
आप समझते हैं थर्ड पर्सन से ऑडिट कराना दुरुस्त फैसला है? अगर उनके पास कैपेसिटी बिल्डिंग लोगों की कम है, या तो वो अपनी कैपेसिटी बढ़ाएंगे या फिर थर्ड पार्टी से ऑडिट करवाएंगे, एक स्पेसिफाइड टाइम, एक स्पेसिफाइड पर्पस के लिए काम करा के। देखें, वो वैल्यूअर का अपॉइंट कर सकते हैं, वो एक्सपर्ट कर सकते हैं, वो वकील रख सकते हैं, वो लीगल एडवाइजर्स हैं, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। ये लॉ में उनके पास प्रोविजन अवेलेबल है, जहां उनको ज़रूरत है वो उसको, बल्कि अब तो मेंटोर्स भी वो अपॉइंट कर रहे हैं FBR वाले। बट साहब, आप प्रोफेशनल हैं, आप नहीं समझते जिनका थर्ड पार्टी से होगा, एक टैक्स पेयर की प्राइवेसी है, अगर वो थर्ड पर्सन के पास चलेगी उसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है, ब्लैकमेलिंग भी हो सकती है। जब किसी को अपॉइंट किया जाता है तो उसे बॉन्ड और चीज़ें सारी सीक्रेसी के जो एग्रीमेंट है वो पहले साइन कराए जाते हैं कि किसी भी सूरत में ये इन्फॉर्मेशन आप बाहर किसी को नहीं लीक करेंगे। ड्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी लीगल वो आप पे डाली जाती है। ऐसा नहीं है कि वो कर गया तो अच्छा जी दुनिया जहान को बताता फिरेगा, ऐसे नहीं है। सीक्रेट्स वाकई होते हैं लोगों के, लेकिन इस तरह तो फिर टैक्सेशन ऑफिसर भी बता सकते हैं। अब एम्प्लॉई है तो क्या वो लोगों को नहीं बता सकता? लेकिन चूंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तो वो चीज़ें आप थर्ड पर्सन को। मुझे 20 साल हो गए हैं रिपोर्टिंग करते हुए। टैक्स से मुतलका जो वकला हैं या टैक्स प्रैक्टिशनर हैं, वो अपने क्लाइंट का कभी भी कोई चीज़ नहीं बताते। हम भी एग्जाम्पल ही बताते हैं कि जनाब हम आपको एक एग्जाम्पल कोट करते हैं, नाम कभी किसी का नहीं देते, क्योंकि वो एक आई कैप की भी सीक्रेसी है, उसमें हमारी जिम्मेदारी है। FBR की तरफ अपनी है, क्लाइंट की अपनी है, हर जगह पे आप पे एक जिम्मेदारी टैक्स पेयर को अब खौफ नहीं होगा? अब वो जिस तरह उनका थर्ड पर्सन के पास सारी प्राइवेसी चली जाएगी। देखें, एक आसानी भी तो है ना, वो आपको ये डर तो नहीं होगा मुझे कल को ब्लैकमेल करेगा ये। तो ऐसी तो बहुत कम मिसालें आपको मिलेंगी कि जब थर्ड पर्सन को आपने बुलाया और उसने आगे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। अच्छा बट साहब, सेल टैक्स में और इनकम टैक्स के ऑडिट में आप समझते हैं कोई बेहतरी की ज़रूरत है? अगर है तो वो कौन सी ज़रूरत? जी, बहुत बेहतरी की ज़रूरत है, बहुत कुछ हो सकता है। पूरा मौका दें टैक्स पेयर को कि वो अपनी चीज़ें जो है फर्निश करे, उसके बाद उसकी की हुई चीज़ों को प्रॉपरली स्क्रूटनाइज किया जाए, उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, उसकी कंप्लायंस ऑफ अगर लॉ। बट साहब आपको ऑडिट का सिस्टम तमाम आपके अंडर कर दिया जाए तो आपकी पहली तरजीह क्या होगी? मेरी तरजीह सबसे पहले ये होगी कि पहले मैं सिर्फ उन केसेस को सिलेक्ट करूं जिसमें के लॉस ऑफ रेवेन्यू इन्वॉल्व है। मैं छोटी जगहों पे टाइम वेस्ट करूंगा, मुझे फ़ायदा कोई नहीं है। तो मैं जहां रेवेन्यू लीकेज के चांसेस ज़्यादा हैं, उनके प्रोफाइल को देखते हुए, पास्ट रिकॉर्ड को देखते हुए, कंप्लायंस ऑफ लॉ देखते हुए और रेवेन्यू कितना इन्वॉल्व है, उन फैक्टर्स को देख के तो फिर मैं कहूँगा यार इनको ज़रूर करो। देखें, 1 करोड़ों रुपए वाला, अरबों रुपए वाला केस है तो वो लाखों रुपए टैक्स तो देगा। अगर जो पहले ही हजारों दे रहा है उससे आप क्या लेंगे फिर? तो बड़े केसेस पे जो जेन्युइन जहां मतलब लीकेज है या लॉस ऑफ रेवेन्यू है, उसको मैं जरूर करना चाहूंगा कि यार उसको जरूर देखें आप। मलिक साहब, सेक्शन 111 का जो नोटिस है वो क्या है, किन केसों में ये नोटिस आते हैं? सेक्शन 111 इसको अमूमन आप ये कह लें सादा लफ्ज में कि ये टैक्स चोरी का होता है, मौका दिया जाता है। ठीक है ना सर? ये टैक्स जिस तरह सेल टैक्स में सेक्शन 11 है, वो तो सबको 11 का वो लगाते हैं ना जी, 11E है, F है, और आप उसमें तो इसी तरह ये 111 है। 111 अमेंडमेंट आपकी 122 में होनी है। तो सेक्शन 11 का पहले नोटिस जो है वो नहीं जाता था, पहले डायरेक्ट जो है वो 122 का जो है वो नोटिस जाता था, जो कि कानून में अभी भी ये नहीं लिखा हुआ कि आप 111 का सेपरेट नोटिस डालेंगे और फिर इसके बाद जो है वो 122 की तरफ जाएंगे। ये सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है। तो इसके पीछे मोटिव ये है कि 111 का जब नोटिस जाता है तो आप अपने रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं, चूंकि अभी 122 नहीं आया। जब 122 आपको आएगा तो आप रिटर्न अपनी रिवाइज नहीं कर सकेंगे। तो 111 में एक ये मौका दिया जाता है कि अगर आपके पास सोर्स है या आप टैक्स देना चाहते हैं या आप उस चीज़ को डिक्लेयर करना चाहते हैं तो आप जो है वो चीज़ दे दें। और 111 जो है वो पहले कंक्लूड होता है, फिर 122 की तरफ जाते हैं। जब 122 में आप टैक्स लगाते हैं तो एडिक्शन 111 की करते हैं, और एडिक्शन जब 111 की करते हैं तो इसकी फिर पेनल्टी भी लगती है इक्वल टू टैक्स एवेडेड। तो ये आप समझ गए होंगे। मलिक साहब, ये बताइएगा, अगर कोई अफसर FBR का अपने ऑडिट वाले केसेस का रिव्यू कर सकता है? ऑफिसर अगर एक जब टैक्स लगाता है ग्रेड 16 का, 17 का, 18 का या 122 पाने का, तो वो उसकी रेक्टिफिकेशन 221 में होता है। उस ऑर्डर को जो है वो नहीं कर सकता। हाँ, अगर उसने वहां पर वो ये देखता है कि एक बंदे ने टैक्स दिया हुआ था 50 लाख, मैंने जब उसको टैक्स लगाया मैंने उसको उसका क्रेडिट नहीं दिया, तो ये ज्यादती है। उस चीज का वो जो है वो उसकी रेक्टिफिकेशन कर सकता है। ये वो देखता है कि उसके लॉसेस ब्रॉड फॉरवर्ड थे, मैंने उसका नहीं दिया, इसको रेक्टिफिकेशन कहते हैं। इनकम टैक्स में रेक्टिफिकेशन होती है सेक्शन 221 की। इसका स्कोप बड़ा लिमिटेड है और इसमें ये लगा मिस्टेक अपीयरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड, कोई मिस्टेक जो कि रिकॉर्ड पर थी
और वो भूल गया तो उस हद तक उसको जो है वो कर सकता है, टैक्स लगाकर उसको ख़त्म नहीं कर सकता। अगला जो फोरम होता है वो उसकी अपील ही होती है, अलबत्ता उसको रेक्टिफाई कर सकता है मिस्टेक की बेस पर। अगर कोई मिस्टेक उससे हो गई है और वो रिकॉर्ड पर मौजूद है, वो चीज़ रिकॉर्ड पर मौजूद थी जब उसने टैक्स लगाया, ये नहीं कि बाद में वो चीज़ कर लेकर उसको जो है वो। अगर कोई अफसर टैक्स लगाकर फौरी बैंक अटैचमेंट कर सकता है? नहीं, टैक्स बिल्कुल लगाकर, देखिए आप 30 दिन का टाइम देते हैं अपील करने का, तो एफबीआर का अपना सर्कुलर है कि जब तक बंदे की फर्स्ट अपील पेंडिंग है कोई कर्सिव मेजर्स नहीं होगा, इवन स्टे लेने की भी जरूरत नहीं है, और अभी तक वो सर्कुलर इन फील्ड में है। अच्छा मलिक जलील अहमद साहब, अभी आपने एडवांस टैक्स की बात की, एडवांस टैक्स का ऑडिट का तरीक़ेकार क्या है? अब क्योंकि बैंकों से ज़्यादा रिकवरी की जा रही है और जबकि ऑर्डर भी पास नहीं होता। हाँ, ये बहुत अहम क्वेश्चन है अपना आपका यूबी साहब। तो सबसे ज्यादा नोटिस जो है वो एडवांस टैक्स का आता है। आपको एक टैक्स पेयर को साल में सबसे ज्यादा जो नोटिस आता है, हम तो 8 111 122 इसकी बात करते हैं, जबकि हम अपना फोल्डर नहीं देखते। अगर आपकी इनकम 10 लाख से ज्यादा है इंडिविजुअल, तो वो उसको साल में 4 नोटिस आने 147 के। अगर आपने डिक्लेयर की हुई है, मैंने की हुई है, जिसने भी की हुई है, आप फोल्डर देखेंगे तो वो नोटिस ऑटोमेटिकली वो सिस्टम पर मौजूद होंगे। तो हम क्या करते हैं कि हम उसका जवाब नहीं देते, बाद वक्त हमारी डिडक्शन होती है, हम उसका रिप्लाई नहीं देते। या अगर आपका अगली डिक्लाइंड है, सपोज 26 में आपकी इतनी इनकम नहीं होगी, तो आप कम से कम उसका रिप्लाई तो दे। तो मैं आपके प्रोग्राम के तरफ से ये कहूँगा एडवांस टैक्स के नोटिस का रिप्लाई लाजमी देना चाहिए। डिपार्टमेंट ये ज्यादती करता है कि जब एक सेक्शन एडवांस टैक्स का ये कहता है कि अगर आप एडवांस टैक्स के नोटिस का रिप्लाई नहीं देंगे तो वो आपका ऑर्डर बन जाएगा। यानी कि 147 के एडवांस टैक्स के नोटिस के बाद जो है वो रिकवरी का नोटिस 138 का दे देना, ये ज्यादती है। और फिर बैंक अटैचमेंट कर देना, आपको इसका ऑर्डर पास करना चाहिए। और बाद का सिस्टम में उसका टैक्स कटा होता है, आप फिर उसका क्रेडिट भी पूरा दे। बाद का सिस्टम में उसका कंजम्पशन इंपोर्टर है, मैन्युफैक्चरर है, सप्लायर है, अगर उसका कोई टैक्स कटा हुआ है बिजली के बिल पर, कहीं मैन्युफैक्चर 235 का आपके सिस्टम पर रिकॉर्ड नहीं होता, लेकिन आप सेल टैक्स में भी तो देखें कि वो सेल टैक्स में रिटर्न दे रहा है, वहां पर वो इलेक्ट्रिसिटी क्लेम कर रहा है। जब आप उसका ऑर्डर पास करते हैं तो वो डिपार्टमेंट को भी चाहिए कि वो थर्ड पार्टी डाटा पूरा इस्तेमाल करे और जो उसका बंदे की डिडक्शन है उसका वो दे और प्रॉपर सर्विस करवाए और उसको अपील का मौका दे। उसकी रिकवरी जो है वो फौरी नहीं होना चाहिए। हाईकोर्ट की जजमेंट भी है कि अभी चूंकि ज़्यादा बाकायदा इस पर कोई लेटेस्ट जजमेंट नहीं आई कि जब तक आप उसकी ऑर्डर पास नहीं करते, आपने 2025 में 26 का एडवांस टैक्स का आपने लगा दिया, आपको लग जाता है 2026 का कि आपने 50,000 26 में देना था, जो कि अब आपने जमा नहीं करा और आपके बैंक से लेते, क्या पता 26 में आपकी इतनी इनकम ही ना हो या आपकी डिडक्शन ज्यादा हो गई हो। तो मेरे ख्याल में ये नोटिस जो भी सिस्टम IRS पर बना हुआ है वो डिफॉल्ट सरचार्ज का है कि आप सिर्फ टैक्स पेयर को डिफॉल्ट सरचार्ज लगाएं। अगर उसका 1 लाख का फॉल्ट है और उस पर डिफॉल्ट सरचार्ज 5,000 है तो आप उसको सिर्फ 205 में डिफॉल्ट सरचार्ज लगाएं। वो ये नहीं है कि पूरा 26 का भी आप एडवांस टैक्स चार्ज कर लें और उसके बैंक से पैसे ले जाएं। तो ये इसको वो गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इस पर जो है डिपार्टमेंट भी चाहिए कि वो इंस्ट्रक्शन दे कि डिफॉल्ट सरचार्ज की हद तक करे। रिटर्न तो अभी उसने देनी है जी। 6 साल से वो टैक्स पॉलिसी नहीं बनी, जो ऑडिट की जो पॉलिसी होती है, उसके बावजूद FBI के अफसरान मुख्तलिफ सेक्शन के ज़रिए हर वक्त कोई ना कोई ऑडिट खोल देते हैं। मिसाल के तौर पे 122(5)(a) का, अब उसका रिकॉर्ड कौन से चाहिए, उसका गाइडलाइन अभी तक FBI ने नहीं दी, उसके बावजूद वो रिकॉर्ड मंगवाए जाते हैं जो बंदा जमा ही नहीं कर सकता। तो इनका सोल्यूशन क्या है, हल क्या है? नहीं, मैं समझता हूँ यूबी साहब, आप डिपार्टमेंट के पास काफ़ी इंफॉर्मेशन जो है वो ऑटोमेशन की मौजूद है। डिपार्टमेंट हर तरह से टैक्स पेयर को फैसिलिटेट भी कर रहा है, मैसेजेस के ज़रिए उसको उसके बैंक अकाउंट का बताया जा रहा है, मैसेजेस के ज़रिए उसकी टर्नओवर का बताया जा रहा है। जिस तरह एडवांस टैक्स का एक दफ़ा नोटिस तो आता है, ये आपकी बात ठीक है कि बाद में बाद का एक्शन गलत भी हो जाता है, लेकिन आप ये देखें कि ऑडिट 214C का भी नहीं हुआ। अगर कहीं पर 122(5)(a) गलत है तो वो डेफिनेटली उस अफसर का भी जो है वो आपको बताना चाहिए कि कहाँ पर गलत है। ऑफिसर जो है 122(5)(a) सिर्फ उसी इंफॉर्मेशन को आपसे पूछेगा जो कि इनफ्लो में आपने क्लेम किया हुआ और आपने उसका जवाब देना है। क्योंकि जो टैक्स पेयर टैक्स नेट में शामिल है उसके लिए तो बहुत ज़रूरी है। बाज़ औक़ात टैक्स पेयर ऐसे करते हैं, वो समझते मेरे वकील के पास सारा कुछ है तो रिकॉर्ड नहीं रखते, उनके लिए क्या नुकसान हो सकता है? रिकॉर्ड वकील के पास नहीं होता। देखिए, वकील ने तो आपको केस प्रेजेंट करना है, रिकॉर्ड आप अपने पास रखें। रिकॉर्ड तो सेल टैक्स का रिकॉर्ड, सेल आप शो कर रहे हैं, परचेज आप शो कर रहे हैं। अब देखें ना, मैं तो ये भी कहता हूं कि आपको खुद जो है वो अकाउंटेंट पर भी 100% ना चढ़े। पीछे आपने देखा है कि वो जो फेक एंड फ्लाइंग इनवॉइसेस का बना है, तो तमाम टैक्स पेयर जी हमारे अकाउंटेंट ने ये किया।
तो आपको मालिकों को पता होना चाहिए कि उनकी परचेज कहाँ से है, सेल कहाँ से है, उनका एचएस कोड क्या है, बैंक की रिकंसिलेशन रिकॉर्ड सारा अपने सिस्टम के साथ होगी। मतलब बार बार मैं यही कहूंगा कि अगर आपके पास प्रॉपर रिकंसिलेशन मौजूद है और नीचे से अगर आपको सोर्स टैक्स लग भी जाता है, सिस्टम से टैक्स लग जाता है, तो अगला फोरम है आपको अपील का, ट्रिब्यूनल का, हाई कोर्ट का। आपके पास प्रॉपर रिकंसिलेशन रिकॉर्ड मौजूद है तो आप इंशाल्लाह केस आगे से जीत जाएंगे। आपके पास कोई 30 से 40 करोड़ का बैंक का इसके अलावा सेल का कोई डिफरेंस डिपार्टमेंट कन्फर्म करवाता है और आपके पास कोई उसका जवाब, कोई रिकंसिलेशन नहीं है, तो फिर प्रॉब्लम है। तो आप साथ साथ जब अपना रिकॉर्ड रखेंगे, सिस्टम में रखेंगे, तो वो आगे आपको काम आएगा। अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास नहीं आएगा, आगे अपील में काम आएगा, हाई कोर्ट में काम आएगा, क्योंकि फ्यूचर इसी चीज़ का है कि आपने जब रिकॉर्ड किसी भी स्टेज पर दे देना है तो आपने केस जीत जाना है। बहुत शुक्रिया मलिक जलील अमान साहब, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, अपने मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए अगर आपने टैक्स नेट में रहना है और अपने जो कौमी फरीज़ा उसको अदा करना है, रिटर्न अपनी फ़ाइल करनी है, तो अपना रिकॉर्ड भी कम से कम 6 साल तक मेंटेन रखें, उसको सेफ़ रखें ताकि आप ऑडिट से बच सकें। ऑडिट का नाम शफाफियत है, ऑडिट के बाद शफाफियत आती है, निखार आता है। और निखार के लिए हर वक्त आपको तैयार रहना चाहिए। जो कंप्लाइंस दुरुस्त करता है उसको ऑडिट से कभी नहीं डरना चाहिए। और FBR के अफसरान इतने बुरे नहीं हैं, जब आप उन्हें रिकॉर्ड रखते हैं तो आपको घबराने की भी ज़रूरत नहीं है। अगले प्रोग्राम तक लिए अफजल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।